वैसे एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग भी लेकर चलूंगा। और मेरा सवाल यही है सिंपल सा कि आज से 10 साल पहले भी क्या दिसंबर में इतनी ही सर्दी थी या इससे ज्यादा थी? इससे ज्यादा थी, ऐसा ही है। इसका मतलब सर्दियां कम हो गई हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि गर्मी बढ़ रही है ना? तो गर्मी सिर्फ यहां एल ब्लॉक में बढ़ रही है या फिर पूरी दुनिया में बढ़ रही है? पूरी दुनिया में, है ना? पूरी दुनिया के लोग यही फील कर रहे हैं, करेक्ट। दुनिया को कहते हैं ग्लोब, दुनिया क्या कहते हैं? ग्लोब। तो इस अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना, अर्थ का वार्म होना, अर्थ का गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। बात समझ लो, अर्थ के टेम्परेचर का, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ग्लोबल। और इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन सा इफेक्ट है? वो कौन सा फिनोमिना है जो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है? दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसी पर हमें बात करनी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में क्या है। भाई ये है अर्थ, ये है, यहां पर मैं भी खड़ा हूं, ये यहां पर आप लोग भी हो। ये कौन है, पहचानो? ओके, ठीक है, यहां पर हम सब हैं, अर्थ पर हम सब हैं, करेक्ट। और इस अर्थ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ और ग्लेशियर्स भी हैं। मैं तो पहाड़ के नीचे ही दब गया भाई, हट जाता हूं यहां से मैं। चलो आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा? ग्लेशियर्स भी हैं, ठीक है। और यहां पर हमारा एटमॉस्फेयर भी है। क्या है हमारा? ये पूरा हमारा क्या है भाई? एटमॉस्फेयर है, करेक्ट। और इस एटमॉस्फेयर से बहुत दूर एक चीज है जिसे हम कहते हैं सन। ठीक है, ये सन हम पर लगातार एनर्जी बरसा रहा होता है। अब आप कहोगे लगातार तो नहीं सर, रात में तो नहीं। भाई रात में कहीं और बरसा रहा होता है, ठीक है। तो लगातार हम पर ये एनर्जी बरसा रहा है। ये जो एनर्जी है ये कई फॉर्म्स में प्रोड्यूस होती है। क्या कह रहा हूं? कई फॉर्म्स में प्रोड्यूस होती है। अर्थ कई तरह के रेडिएशंस निकालता है, जैसे कि एक्सरे भी, ठीक है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी, जैसे कि विजिबल रेडिएशन भी, वगैरह वगैरह। बात समझ आ रही? इनमें से ज्यादातर जो रेडिएशन है वो हमारे एटमॉस्फेयर से फिल्टर आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिल्टर आउट हो जाते हैं। या फिर हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे बिखेर देता है, हम तक पहुंचने नहीं देता, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी रेज है जो हम तक पहुंच पाती हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उसकी मुलाकात हो जाती है किससे? ओजोन। ये ओजोन लेयर क्या करता है बेटा? इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर देता है ना। और हम तक जो भरपूर मिकदार में जो रेडिएशन पहुंचती है वो होती है विजिबल। यहां पर हम खड़े हैं और हमें सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, सब नजर आ रहा है भाई मुझे। क्यों? क्योंकि मुझ तक कौन सी लाइट पहुंच रही है? एक बार मैंने और आपको बताया था, ये विजिबल लाइट जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए आ रही है ना। तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो कई सारी गैसेस हैं भाई। यहां पर नाइट्रोजन भी है, यहां पर ऑक्सीजन भी है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड भी घूम रहा है ना। यहां पर आर्गन के मॉलिक्यूल भी घूम रहे हैं, यहां पर आपके पास जीनॉन भी घूम रहा है, ठीक है। यहां पर आपके पास जीनॉन भी घूम रहा है, क्रिप्टॉन भी घूम रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। यहां पर आपके पास अल्लाह भला करे वाटर वेपर्स भी हैं, है ना। तो जब ये एनर्जी, अच्छा विजिबल लाइट भी क्या है? एनर्जी है ना। तो जब ये एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू हम तक आएगी तो क्या एटमॉस्फेयर में मौजूद ये गैसेस इस विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगे? अच्छा करते हैं या नहीं?
नहीं। कैसे पता हमें नहीं करते? क्योंकि अगर विजिबल लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेता तो विजिबल लाइट आप तक आती नहीं, और जब आप तक विजिबल लाइट आती नहीं आपको कुछ नजर भी नहीं आता। तो आपको क्योंकि चीजें नजर आ रही हैं, आप यहां खड़े होकर सूरज को देख सकते हो, इसका मतलब सूरज से विजिबल लाइट आप तक आ रही है ना, जब भी देख सकते हो। अगर विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हो जाती तो क्या आप सूरज को देख पाते? जवाब है नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं पहुंची आप तक। तो बात समझ आ रही है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरह के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। बात समझ आ रही है? अब क्योंकि विजिबल लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब, तो क्या ये एयर गर्म होगी? नहीं, एयर तो तब गर्म होगी जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो क्या सूरज से आने वाली रेडिएशन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हुआ? तो क्या गर्मी बढ़ने के पीछे सूरज रिस्पॉन्सिबल है? इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तो भाई सूरज की वजह से गर्मी नहीं बढ़ती, सूरज की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। कितनी अजीब सी बात है। क्यों बढ़ रहा है भाई टेम्परेचर? अब सूरज से जो रेडिएशन आई थी विजिबल, वो जमीन पर भी गिरी थी, है ना? ऐसा ही है। अर्थ ने इस विजिबल रेडिएशन को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। और इस एब्जॉर्प्शन के रिएक्शन के तौर पर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला, रिएक्शन के तौर पर एब्जॉर्ब किया विजिबल और रेडिएट करने लगा इंफ्रारेड रेडिएशन। बात समझ आ रही? एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? विजिबल। इमिट क्या कर रहा है? कौन? अर्थ। आईआर की एक मजे की बात बताऊं, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है पता है आपको? जब भी कभी करेक्ट हीट जब भी कभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी तो वो किस फॉर्म में होगी? इसका मतलब अर्थ जो है वो हीट को रिलीज कर रहा है। बात समझ आ रही है? हीट रिलीज कर रहा है। अब अगर रिलीज कर रहा है, सही है भाई, क्या हो गया? सूरज भेज रहा था, हमने सूरज पे वापसी भेज दिया, रिलीज कर दिया। प्रॉब्लम पता है क्या है? कि ये सूरज तक वापसी जा नहीं पाता, ये इसी एटमॉस्फेयर में फंस के रह जाता है। इसे फंसा कौन रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ठीक है, और मीथेन भी होता है जो कि एक पॉल्यूटेंट है हमारे पास। ये भी इस आईआर रेडिएशन को, इस इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कर लेता है? वापसी जमीन एटमॉस्फेयर से बाहर जा। ये जो हीट है ना बेटा, ये जो हीट है ये बाहर नहीं जा रही, एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो गई, एटमॉस्फेयर में ही फंस गई। अब क्योंकि ये हीट एटमॉस्फेयर में फंस गई है तो इस फंसी हुई हीट से क्या होगा? हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? क्या आप इतना लंबा प्रोसेस समझाओगे? मुझे बुक में तो नहीं लिखा हुआ, बट हम एक कदम बढ़ गया, आपको समझा देते हैं, ठीक है? बुक के मुताबिक आसान सी जबान में आपको समझाऊं क्या होता है। आपसे जब पूछा जाए कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप कहोगे कि सूरज से आने वाली हीट का हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। क्या कहोगे बेटा आप? सूरज से आने वाली हीट हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाना, फंस जाना, क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्यों फंस रहा है भाई ये हमारे एटमॉस्फेयर में, क्यों? और भाई सूरज से तो टेक्निकली सूरज से आने वाली हीट तो नहीं है, ये हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अर्थ। लेकिन ये बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि बुक में नहीं है तो मैं इसके बारे में ना आपसे कोई ज्यादा मैं सवाल करूंगा, ना पेपर में आपसे पूछा जाएगा। आप सिर्फ कितनी बात करोगे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ट्रैप हो जाना। बाकी दो कदम आगे, एक कदम आगे बढ़ के मैं बता देता हूं ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा खुले, ठीक है? आप रीजनिंग करने के काबिल हो, आपकी जो क्रिटिकल माइंड है वो भी थोड़ा सा, क्योंकि असल में पढ़ाने का यही मतलब है ना। आप कहां जाकर, मतलब आप केमिस्ट्री कभी आपने डेली लाइफ में केमिस्ट्री कहीं यूज की? कि कहीं शॉपिंग पे गए हो, उसने कहा हो कि वाटर का फॉर्मूला बताओ तब ये सूट दूंगा आपको? हुआ ऐसा? नहीं। क्या आप कुछ खाने गए, आपने कहा 2 अंडे वाला बर्गर लगा दो, उसने कहा भाई अंडे वाला बर्गर तब लगाऊंगा जब आप मुझे ये रिएक्शन सॉल्व करके दोगे, या मुझे नील बोर एटॉमिक मॉडल सुनाओ बेटा फिर अंडे वाला बर्गर। ऐसा हुआ कभी? नहीं। असल में पढ़ाने का मकसद होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू
आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसे जरा जगाया जाए। बात समझ आ रही? तो इसीलिए मैं किताब पर ज्यादा, मतलब जाहिर किताब आपका कोर्स है, बट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं ताकि जो आपका क्रिटिकल माइंड है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाए, जाग जाए। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाने का मेरा मकसद ये है, मैं नहीं चाहता आप केमिस्ट बनो, ठीक है, बन गए तो अच्छी बात है। मैं केमिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि जिंदगी में डेली लाइफ में कहीं काम आएगी, नहीं आ रही भाई काम, ठीक है। मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि इस टॉपिक के थ्रू मैं आपके क्रिटिकल माइंड को जरा जगा दूं, बस ये मकसद है। जाग रहे हो तो अच्छी बात है, रट्टा मार के पेपर में लिख देना, यही सिस्टम है हमारा। बट फिलहाल इतनी बात समझ आई। यहां क्या सवाल उठता है कि सर सिर्फ यही क्यों हीट को ट्रैप कर रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये ट्रैप क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल तो उठेगा। तो ये बिल्कुल बेटा वही है कि एक म्यूजिक पे हर कोई नहीं नाचता ना, ठीक है। जिस म्यूजिक पे मैं नाचूंगा आप बोलोगे ये क्या बकवास है, ठीक है, ये क्या सुन रहे हैं सर तो पागल हो गए हैं भाई, ठीक है। या हो सकता है जिस म्यूजिक पे आप नाचो मैं कहूं ये क्या भाई, ठीक है, बेबी शार्क पे आप नाच रहे हो भाई, मैं कहूं ये क्या बकवास है, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ही एनर्जी जो है, मतलब जो रेडिएशन है उसकी भी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। बात समझ आ रही है? और जो म्यूजिक आप सुनते हो वो भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है। तो जिस तरह आपके म्यूजिक पर मैं नहीं नाच रहा, ऐसे ही IR जो म्यूजिक है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो हर किसी को नहीं नचा सकता। बात समझ आ रही है? इसकी एक अच्छी मिसाल लो, आप माइक्रोवेव सबने यूज किया है, आपने डाला माइक्रोवेव में कोई खाना गर्म करना है, आप जब माइक्रोवेव को ऑन करोगे आप नोटिस करना जो प्लास्टिक का बर्तन जिसमें आपने डाला है ना, आप उस पार्ट को जहां पर आपका खाना नहीं, ऊपर लेट सपोज खाना, आप उसे हाथ लगाओ वो ठंडा होगा, वो गर्म। आप चाय का कप रखो, हैंडल ठंडा ही है, चाय अंदर की गर्म हो गई है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो उस फ्रीक्वेंसी पर सेट होती हैं जो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवा सके। मतलब जो माइक्रोवेव्स हैं उसकी रेडिएशन इस तरह से सेट होती है कि वो सिर्फ किस मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, पानी के मॉलिक्यूल को। और ऐसा कौन सा खाना है जिसमें पानी नहीं होता? किसी ना किसी फॉर्म में पानी तो उसमें मौजूद होता ही है। बात समझ आ रही? इसलिए आपका खाना गर्म हो जा रहा है लेकिन प्लास्टिक का बर्तन गर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं। ऐसे ही IR रेडिएशन हर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। इन मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, भाई ये सुनते ही नहीं है, IR म्यूजिक सुन ही नहीं रहे, जब नहीं सुन रहे तो नाच भी नहीं रहे उस पर। बात समझ आ रही है? क्या इतनी बात समझ आ गई कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? समझ गया मैं। वो गैसेस जो इन रेडिएशन को, इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, इन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स आर ग्रीन हाउस गैसेस। और भी एग्जांपल बुक में लिखी होंगी। बात समझ आ रही है मेरी? कोई मुश्किल बात इसमें नहीं। जब तक अजान हो रही है एक सवाल का जवाब भी सोच लो। एटमॉस्फेयर गर्म हो चुका है, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर में? सोचो, अजान के बाद जवाब देना। मतलब पहले अजान का जवाब दो, फिर 5 मिनट है। या बस पैकअप कर लो, अगली क्लास में बात करेंगे। 7:25 होगा।